Hello everyone. Now today my topic is chapter number 3, history, class 8. In first video I have explained the problem with permanent settlement. Now today I will explain you a new system is devised. तो जो एक न्यू सिस्टम डिवाइस किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये by the early 18th century many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. मतलब वो they were not satisfied with permanent settlement और ज़मींदारी settlement. तो वो ये सिस्टम को चेंज करना चाहते थे. ओके, सो how could revenue be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो क्या करना चाहते थे, वो लाइक रेवेन्यू एक फिक्स्ड अमाउंट चाहते थे कि जिससे वो परमानेंटली उसको पर मंथ इनकम आती रहे. तो एक न्यू सिस्टम उन्होंने डिवाइस किया एंड दैट सिस्टम नेम वॉज महलवारी सिस्टम. और अकॉर्डिंग टू महलवारी सिस्टम क्या था, महल बोलते हैं एक विलेज को, ठीक है. तो महलवारी सिस्टम में हर एक विलेज से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया गया, ठीक है, जिसको कि लंबरदार बोलते थे. तो किसान जो होते थे वो क्या करते थे, अपनी जो उनकी इनकम है उसका 5% टैक्स किसान को, पीजेंट्स को, फार्मर्स को, ब्रिटिशर को देना पड़ता था. ओके, तो वो भी कब देना पड़ता था, सूर्यास्त से पहले, ठीक है. तो जो किसान उसको ऐसा नहीं करता था उनको उनकी ज़मीन की जो ओनरशिप है उससे हटा दिया जाता था. सो दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवारी सिस्टम, ठीक है. और नेक्स्ट इज मुनरो सिस्टम. देन मुनरो सिस्टम है एंड मुनरो सिस्टम इज़ कॉल्ड रियोतवारी सिस्टम ऑल्सो. एंड ये जो सिस्टम है ये साउथ इंडिया में ये सिस्टम डिवाइस्ड हुआ, ठीक है. तो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड रियोतवार सिस्टम ऑल्सो. तो ये कैप्टन अलेक्जेंडर इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो ये सिस्टम जो है दैट इज़ ये जो कैप्टन अलेक्जेंडर इन सम ऑफ द एरिया दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान. तो टीपू सुल्तान उस वॉर में हार गए थे, तो उनका जो एरिया था वो ब्रिटिशर के अंडर आ गया था. और जो उस टाइम पे जो थॉमस मुनरो थे उन्होंने ग्रेजुअली ये सिस्टम को लॉन्च किया था. एंड जो मुनरो थे अकॉर्डिंग टू देम कि वहाँ पे इन नॉर्थ की तरह पे ट्रेडिशनल ज़मींदारी सिस्टम नहीं था और वो चाहते थे कि जो कल्टीवेटर्स हैं डायरेक्टली जो ज़मीन का जो कंट्रोल है वो उनके अंडर आ जाए. तो देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली, मतलब इससे क्या हो जाएगा कि उनको क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि ज़मींदार ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे. वो जो लैंड है उसकी लुक आफ्टर करने में, उसको कि अच्छे से ग्रो कैसे करना है, इसमें भी वो अच्छे से मतलब टेंशन नहीं लेते थे. तो जो थॉमस मुनरो था कि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर वो जो रियोत है, जो कल्टीवेटर है, उनके अंडर लैंड को लेके आएंगे तो इससे वो केयरफुली उसको लुक आफ्टर करेगा ज़मीन की. तो अकॉर्डिंग टू मुनरो ये सिस्टम क्या होगा, जो दूसरे सिस्टम हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा बेटर साबित होगा. नाउ ऑल वॉज नॉट वेल, बट जो उन्होंने सोचा था वो वैसा नहीं हुआ. तो जो मतलब विद इन अ फ्यू ईयर क्या हुआ कि ये जो न्यू सिस्टम जो इम्पोज्ड हुए थे तो ये अकॉर्डिंग टू जो पीजेंट्स थे वो अच्छे नहीं थे, ठीक है. ये ब्रिटिशर की डिज़ायर जो वो चाहते थे उसके अप टू मार्क नहीं थे.
पीजेंट्स को हर बार टैक्सेस देने पड़ते थे और वो अनेबल थे टैक्स देने के लिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने ज़मीन का काम छोड़ दिया और वो क्या करने लगे, अनेबल टू पे द टैक्स, और जो विलेज थे उनको छोड़ के वो आउटर एरिया सिटीज़ में जाने लगे काम की तलाश में। और इससे क्या होने लगा, जो स्मॉल कल्टीवेटर्स थे उनका खात्मा हुआ, जो बिग फार्मर्स हैं उनका क्या हुआ, मतलब रिच एंटरप्रेन्योर फार्मर उस टाइम पे बन गए। नाउ क्रॉप्स फॉर यूरोप, नाउ वी विल रीड क्रॉप्स फॉर यूरोप। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो कंट्री साइड में जो हैं लोग वो रेवेन्यू नहीं दे सकते, तो उनको वही क्रॉप्स उगानी चाहिए जो यूरोप में डिमांड है। तो बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम्स एंड इंडिगो। तो अब कंपनी क्या चाहती थी, ओपियम्स और इंडिगो की कल्टीवेशन चाहती थी, ठीक है। तो ओपियम होता है अफीम, और इंडिगो इज़ वन डाई जिसको नील बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परस्यूडेड और फोर्स्ड कल्टिवेट इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। मतलब उन्होंने जो ब्रिटिशर थे उन्होंने कल्टीवेटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा क्रॉप्स जो वो चाहते थे, लाइक जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंस, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब राइस इन मद्रास। नाउ ये कैसे हो सकता था, तो ब्रिटिशर ने वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ किए थे कल्टीवेशंस के लिए, उन्होंने अच्छी तरह से सर्वे किया था इन सब का। तो नेक्स्ट है डज कलर हैव अ हिस्ट्री। जो ये कलर्स को हम जो डाई करते हैं क्या इनकी भी एक हिस्ट्री है, ओके। तो जो फिगर 5 है एंड फिगर 6 है, इसमें एक फिगर 5 में बताया हुआ है कलमकारी प्रिंट है 20th सेंचुरी इंडिया, एंड वन इज़ मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी। तो इसमें बताया हुआ है कि दोनों में, एक में कलमकारी की हुई है, एक में मॉरिस कॉटन प्रिंट है, और दोनों ही क्या है, फ्लोरल डिज़ाइन है, फ्लोरल कॉटन प्रिंट्स हैं, और इनको प्रोड्यूस किया था विलियम मॉरिस ने। वो एक फेमस पोइट थे, आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी के। और ये जो दोनों ये जो प्रिंट है इनमें एक कॉमन चीज़ क्या है, इनमें कॉमन है जो ब्लू प्रिंट इसमें यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस। तो क्या आप जानते हो कि ये कलर कैसे प्रोड्यूस